और आज जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमें एक पहचान मिली थी शौर्य दिवस के रूप में, ठीक है ना। ताकतवर होते हैं समाज के अंदर, ऐसा नहीं है कि अछूत लोग या दलित लोग ताकतवर नहीं हैं, बहुत ताकतवर हैं, बस एक चुटता की जरूरत होती है उनमें, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसा कि 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, हमने सोचा उनको भी उनका जन्मदिन भी आज ही मना लें। और इसके अलावा नया साल तो है ही है, और बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम भी हैं छोटे छोटे, जैसे क्विज है, क्विज के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम आके बोलना है तुरंत। इसके अलावा बाद में जब टाइम बचेगा आपके लिए तो थोड़ा तुम्हारा डांस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे प्रोग्राम होंगे और बिल्कुल संभल के बैठें। और इसके अलावा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या बिल्कुल साइलेंस पर रखें, ठीक है ना। कोई भी मोबाइल में न लगाओ, क्योंकि मोबाइल में लगने से फायदा क्या, फिर तुम मोबाइल में लगे हुए जो प्रोग्राम यहाँ पेश कर रहे हैं लोग और तुम मोबाइल में लगे हुए, इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। सभी अपने लोग हैं और सभी हम एक ही समाज के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है कि दूसरे समाज के हैं, ठीक है ना। सभी मिलजुल के रहते हैं और इसमें यहाँ ना कोई जाति का भेदभाव है ना किसी धर्म का भेदभाव है, ठीक है ना। हमारा जो मार्ग है, हम जो चलते हैं बुद्ध के मार्ग पर, उसमें ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, ठीक है ना। और प्रोग्राम की शुरुआत करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंक्ति पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अतिन्नदाना कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरवा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। तिसर्णोपनिषद ग्रहण किया है, उसका मतलब यही है कि नमो तस् भगवतो रतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी वो सम्यक संबुद्ध हैं भगवान बुद्ध, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। 3 बार नमस्कार करता हूँ, 3 बार बोला। फिर बोला हमने बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध का मतलब है ज्ञान, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। धम्म जो नीतियां हैं, धम्म की जो नीतियां हैं, अच्छी जो नीतियां हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं। संघ, संघ ये जो हमारा समूह बैठा है सारा का सारा, जो अच्छे लोगों का समूह है, हम उनकी शरण में जाते हैं। संघ तो जो शराबी कबाबी लोग होते हैं उनका भी होता है, उनकी शरण में नहीं जाना। तो संघ की शरण में जाता हूँ। उसके बाद आया हमारा पंसी। तो पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, ये ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। दूसरा है अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी बिना किसी के दिए हुए कोई किसी की चीज में ग्रहण नहीं करूँगा, मैं ऐसा भी संकल्प लेता हूँ। फिर है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं, यानी काम क्रोध जो है ना, दूसरे की जो बहन है बहन समझना है, माँ समझना है, बेटी समझना है, ऐसा भी मैं संकल्प लेता हूँ। उसके बाद आया मूसावादा वेरमणि, यानी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिर अंतिम है सबसे महत्वपूर्ण, सुरामेर मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, जितनी भी नशीली वस्तु हैं, शराब, तमाकू, बीड़ी, पान, गुटखा,
गुटखे से किसी को कोई फायदा होता है? नहीं होता। यानी पैसे भी खर्च करता है, फिर उसको थूक देता है, और दूसरे लोग कहते हैं यार बड़ा गंदा व्यक्ति है नहीं? तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये सबके लिए हितकारी हैं, सभी के लिए हितकारी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यानी कोई आदमी चोरी करता है जैसे, तो चोरी के अंदर जो धारा लगेगी वो ये नहीं देखेंगे मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है या कोई और है। तो धाराएं जो संविधान के अंदर जो धाराएं लिखी गई हैं चोरी करने पे, वो सब पे लगेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से और जो सारी जो बातें हैं वो हैं। तो मैंने ये तमाम बातें इसलिए बताई क्योंकि आपने सोचा होगा ये पाली भाषा में क्या बोल गए, है नहीं? तो इसीलिए हिंदी में हमें समझ आनी चाहिए। इसलिए ये जो धम्म है, ये बाबा साहब, ये बुद्ध का जो धम्म है, इसको दुनिया के कम से कम 40-45 देश आज मान रहे हैं, उनकी नीतियों पे चल रहे हैं। जापान छोटा सा देश है, बहुत लंबे समय के बाद वो मतलब आज़ाद हुआ, लेकिन आप देखोगे वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ रोज़ भूकंप आते हैं, लकड़ी के मकान हैं, उनमें भी रहते हैं, लेकिन उन मकानों में रहने की उनको आदत पड़ गई है, बहुत तरक्की की है उन्होंने। वहाँ पे एक टेबल लगाते हैं लोग, एक टेबल पे 20 घड़ियाँ 1 मिनट में, मतलब यानी कहना चाहिए 1 घंटे के अंदर तैयार कर देते हैं तुरंत। एक पुर्जे को एक डालता है, एक डालता है, इस तरह से। तो वो टेक्नोलॉजी में भी ऐसे जो देश हैं बहुत आगे हैं। चाइना है, चाइना भी जो है बुद्ध को मानता है और वो भी बहुत आगे है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध को मान रहे हैं। थाईलैंड है, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, वो गए एक बार, तो कहने लगे सुजात साहब यहाँ भारत में क्या धर्म को मानते हैं। हमने देखा कि थाईलैंड का जो राजा था वो कम से कम 100 मीटर की दूरी से भगवान बुद्ध को दंडवत करके अपने सिंहासन में बैठा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे देखो सुजात साहब ऐसा है थाईलैंड के अंदर, तो भारत के लोग तो बड़े पाखंडी हैं, ये कुछ नहीं करते। तो बुद्ध को मानने वाले जो दुनिया के लोग, यानी बुद्ध यहाँ पैदा हुए भारतवर्ष के अंदर, यहाँ उनको नहीं मानते, जो अच्छी चीज़ है। और जिन जिन दोस्तों ने मानी है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा जो देश है बुद्ध को न मानने के कारण, क्योंकि ये जो पंचशील बताए थे इसमें सारी बातें बताई गई, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो इन पर जो भी कोई व्यक्ति चलेगा, ये हर व्यक्ति के लिए जो धम्म है, वो ऐसी नीतियाँ जो बनाई हैं बुद्ध ने, वो सभी के लिए बनाई हैं, सभी प्राणियों पर लागू होती है। तो सभी इनका पालन करेंगे। और आप खासकर आप तो विद्यार्थी हैं और आप निश्चित रूप से इस पे चलेंगे बुद्ध की नीतियों पे। और मैंने देखा भी यहाँ कि तमाम बच्चे जो है जय भीम नमो बुद्धाय करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बीच में आता रहता था, तो मैं आगे आपको जो है ना, फिर जो है जो फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग सवेरे सवेरे देते थे, अब आपको जो पुनः प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिजिकल के लिए भी थोड़ा सा मैं प्रतीक के तौर पे सर आपको तो थोड़ा सा एक आध जो है ना बैठे बैठे विश्राम सावधानी में करा देता हूँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सभी बच्चे सावधान होंगे। सब ये विश्राम, आराम से सब विश्राम। अब मैं आपको त्रिशण और पंचशील ताली बजा के दिखाऊंगा, ठीक है। आपको है ना त्रिशण ताली पहले देख लीजिए कैसे बजाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 बार ही बजानी है और 3 बार एक एक ताली बजानी है। तो मेरे साथ त्रिशण ताली शुरू करेंगे, शुरू कर। 1 2 3, 1 2 3, ये हो गई त्रिशण ताली। अच्छी लग रही है ना। देखिए एक साथ हम बजा रहे हैं, तो ये समता सैनिक दल अनुशासन सिखाता है, ये एक अनुशासन में आता है, देख रहे हैं ना आप। इसी तरह से हम पंचशील ताली बजाएंगे, देख लीजिए पहले कैसे बजी जाती है। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है ना। 5 ही बार बजाएंगे, नहीं तो 1 2 हमें एक बार बोलना है, फिर 1 2 3, ठीक है ना। तो पंचशील ताली शुरू करेंगे, शुरू कर। 1 2 1 2 अच्छा है ना। थोड़ी सी हाथों के अंदर भी। अब मैं आदरणीय अपने हेमचंद जिनके सानिध्य में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे का कार्यक्रम हो।
तो अभी सर ने बताया बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध से ही है। जब भी हम विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं आप बुद्ध कंट्री से आए हैं, ओ तो आप तो बुद्धिस्ट हैं, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं यहाँ हमारे यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत कम प्रचार होता है, ठीक है ना, उनको मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम सभी लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले हर्ष 11th क्लास आए और जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हर्ष का। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जो है आपको सावित्रीबाई फुले, जो हमारी पहली भारतीय महिला शिक्षक कवित्री और जो है हमारे देश की पहली अध्यापक भी रह चुकी हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो है महिलाओं को पहले पढ़ाई का, लड़कियों को बिल्कुल अधिकार नहीं था। लेकिन जो हमारी जब सावित्रीबाई का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 में को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाव गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम खांडोजी नेवस पाटिल तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। और और उनकी जो शादी थी, और वो उनके पिता जो थे, एक दिन उनके हाथ में एक दिन किताब देख लिया, ऐसी कोई मिली थी, तो उनके पिता ने उसको जो विद्या थी, वो पुस्तक की, उसको आग लगा दी। बताओ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब उनकी शादी जो है ना 1840 में हुई थी, वो भी ज्योतिबा फुले के साथ। और उनके उनका जो पति थे, उनकी शादी 9 वर्ष में हुई थी, और जो उनके पति थे वो थे 12 वर्ष के। और जो ज्योतिबा फुले थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, कवि थे, सेवक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी भारतीय विचारक थे, समाज सेवक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, ये सब थे। और जो ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने सावित्रीबाई फुले को देश की उन्हें पढ़ने का अवसर दिया। जब उन्हें एक बार देख लिया कि उनके ज्योतिबा फुले, उनके पति ने सावित्रीबाई फुले को, कि उन्हें जो पढ़ने का अधिकार नहीं मिला गया, तो उन्होंने उन्हें मराठी और अंग्रेजी, वो महाराष्ट्र की जन्मी थी तो महाराष्ट्र में पहले यही थी, तो उन्हें ये दो लैंग्वेज में जो है अच्छे से उन्हें पढ़ाया। और जो हमारी भारतीय, और फिर जो सावित्रीबाई फुले को देश की पहली भारतीय महिला शिक्षक प्रधानाध्यापक माना जाने लगा। सावित्रीबाई फुले ने गर्ल्स और महिला जो विधवा महिलाएं थी, उनके लिए महाराष्ट्र में 18 स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ये सब खोले, वो भी सावित्रीबाई फुले ने। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बाबा साहेब से भी होता है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बाबा साहेब की 2 बहनें थी, तुलसी और मंजुला, उनको भी जब बाबा साहेब ने एक बार ऊंची जाति वालों के और इनके बीच शर्त लग गई कि नहीं, हम लड़कियों को अधिकार नहीं देंगे, तो बाबा साहेब ने कहा कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उन्हें घर में बैठने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहेब ने एक दिन क्या कहा कि आप जाएं, लड़कों का और लड़कियों का मुकाबला करा लो। जो तुलसी मंजुला थी, ये भी 9 वर्ष की थी जैसे सावित्रीबाई फुले थी, और लड़के थे करीबन 15-16 साल के। फिर भी जो है 3 परीक्षाएं की गई, और तीनों में जो तुलसी और मंजुला ने पास कर लिया, वो जो उन्होंने करवाया था, उन्होंने कंपटीशन, तो वो जीत गई। और उन्हें जो है बाबा साहेब, मतलब उनके ये जो कहानी थी, उन्हें प्रेरणा जो है ना बाबा साहेब को ज्योतिबा फुले से ही मिली थी, सावित्रीबाई फुले से। जब एक दिन रामजी सकपाल को ऊंची जाति वालों ने किसी उसमें क्या नकली उसमें जो है झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था, तो बाबा साहेब ने उनके रामजी सकपाल ने उन्हें एक दिन जो सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनाई थी, तो उन्होंने जो है फिर उन्हीं को आदर्श मान लिया, और उन्हीं के विचार रखते हुए उन्होंने जो है तुलसी मंजुला अपनी बहनों को विद्यालय जाने का आदेश दिया। और जब ये विद्यालय गई, तो ये उसी विद्यालय में गई थी जिसका नाम था सावित्रीबाई फुले विद्यालय, उसी में ही गई थी है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी सावित्रीबाई आते रहेगी तुम्हारे अंदर, और इधर उधर पीछे नहीं देखेंगे, और सीधे बैठे बिल्कुल, ठीक है ना, जो शक्ल दिखाई देती रहे। और इसके अलावा देखिए, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कई सारे प्रोग्राम लेके आए हैं, और इसमें कुछ बच्चों की प्रतियोगिता भी है, कुछ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अभी जो क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं वो हाथ खड़ा करें। हाँ वंश, हाँ क्वेश्चन तैयार है ना? हाँ अभी क्वेश्चन आए और बच्चों से पूछे उनके आंसर, ठीक है ना? आए वंश, और जोरदार ताली से स्वागत करें वंश को। आ जाओ दोनों, आ जाओ। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। मैं आपसे क्विज पूछूंगा और आप उसका सही आंसर देना, ठीक है? भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल। बताइए किसको पता है आंसर? मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? हाँ सही है, बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के कुल कितने हड्डियां होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? ठीक है, अब की बार नाम लूंगा मैं, ठीक है चलो। और तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट कौन एक सेकंड सर, वो पहले वाले बच्चे का नाम बताओ क्या है? देश का राष्ट्रीय खेल है? मैं नाम लेके बोलूंगा, वही बोलेंगे, ठीक है? नहीं ऑप्शन नहीं बताना। हाँ ठीक है। अमन। अमन, अभी अमन ऑप्शन आपको नहीं, अमन नहीं। कोई और नहीं बता तो बता। विपिन भाई, ठीक है। मयंक भाई, बिल्कुल सही। और प्रश्न 4, चार मीनार कहाँ स्थित है? हाँ जी, एक बताए जिसको पता हो, हाथ खड़ा करे। विनय। हाँ सही है, बिल्कुल। और प्रश्न 5, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? भाई आप बताइए। ठीक है, सही है। प्रश्न 6, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? विशाल। क्या कहते हैं, हर्ष भाई? हाँ जी, नहीं गलत है। अभिषेक। विनय भाई आप? ध्रुव भाई? ऑप्शन नहीं है भैया, आप बताइए। गुलशन, बिल्कुल सही। वकीम चंद्र चटर्जी। ताली बजाया करो। ये ताली भूल गए, क्या नाम है भैया तुम्हारा? बजाइए ताली वही वाली। दोबारा फिर बजाओ। गड़बड़ करते हो तुम ताली बजाने में। 3 क्लैप्स गो। चलो, ठीक है ना? और प्रश्न 7, कौन से देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है? भाई आप बताइए, काली जैकेट वाले। हाँ जी, हाँ सही है। क्या नाम है भाई? हैं? अच्छा, हम 2 हैं यहाँ पे। हाँ 2 हर्ष हैं। प्रश्न 8, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? यस। सबसे पहले मेट्रो रेल भारत में है, दिल्ली में? सर जी, भारत में। भारत में। यस भाई। और कोई बताओ भाई? महाराष्ट्र, पुणे। नहीं। हाँ बताओ भैया, रजत भाई। नहीं, गलत। साइंस वाले भैया, आप बता दो। मुंबई से ठाणे तक के लिए 14 डिब्बों को लेकर। नहीं, नहीं नहीं, मेट्रो की बात हो रही है, मेट्रो। ये बात बताइए, आंसर बताइए। हाँ मयंक भाई बताओ। ऑप्शन हाँ सही है, बिल्कुल। चलिए, कोलकाता। प्रश्न 9, कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती? कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ध्रुव भाई,
बताओ राजू भाई, द्वैत भाई, क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं, कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती? हाँ सही है, सही तो था। चलो बस हो गया। सर जी इसमें और भी था, एक इसमें भी था, कुछ और पूछना है? इसमें परिचय में था इसमें। तो ये भी क्विज हुई और कुछ क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने ठीक दिया, कुछ का नहीं दे पाए। अब वंश की बारी है, वंश क्वेश्चन पूछे। वंश अपने आप पूछे क्वेश्चन। बोल बोल जोर से। विश्व का पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व में सबसे पहला पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया जाता है? यश ऑप्शन दे दो। चलो ऑप्शन है 1 मई, 5 जून या फिर 14 अप्रैल। विश्व 5 जून सही जवाब है। 5 जून, बहुत बढ़िया, ताली बजाएगा। 5 जून दूसरा होता है 5 जुलाई बोला, 5 नहीं 5 जून बोला, सही बोला था उन्होंने, 5 जून बोला था। 5 जून किसने बताया भाई? रजत ने ज्यादा आंसर दिए। अभी इधर इस लाइन में भी दे। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला मोबाइल फोन किस साल में बनाया था? किस सन में बनाया गया? 1973, 1985, 1966। गलत गलत गलत। मयंक गलत। संजू तू बता। सही है। ओके सही है इसका। सही है, ताली बजाया करो, ताली। यस सर। मोबाइल का क्या नाम बताया भाई? संजू। सबसे पहला एलईडी बल्ब कब इन्वेंट हुआ? हाँ, कौन सी सन में हुआ था? 1963, 1975 या फिर 1962? गलत। सही अमित। 1960 अमित ने बोल दिया, सही है। किसने बोला है? अमित ने। कौन है भाई? वजन था सबसे पहले मोबाइल फोन में, कितना वजन था? 1 किलो, 2 किलो या आधे किलो? 2 किलो। राजू सही है। इतना बड़ा मोबाइल कहाँ देखा? बस चलिए चलिए, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा। नहीं, क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए इतना ही था। चलो कितने और क्वेश्चन? ये 2 और बचे। हाँ, जल्दी फटाफट दो। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहाँ है? गलत। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद? कोलकाता। बैंक सही। बैंक कोलकाता। कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताओ ऑप्शन। 1 अगस्त, 14 अप्रैल, 1 मई। सही जवाब, हर्ष ने बोल दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और जिनको पता है सिर्फ हाथ खड़ा करें वो। और कौन है? हरा होता है ये तो आपको पता है, लेकिन वो कहाँ होता है वो तो सबको पता है, लेकिन वो कहाँ होता है? क्या होता है पहले तो ये बताएंगे, इसका कोई नंबर नहीं है। कहाँ क्या होता है पहले ये बताएंगे। कोई भी बता दो, कोई भी। हाँ, क्लोरोफिल कहाँ होता है ये क्वेश्चन है। कहाँ होता है? स्टमक मतलब पेट होता है, पेट में कैसे होगा? ठीक है। हाँ, तो उसको नाम क्या बोलते हैं? मतलब पत्ती के अंदर ही होता है, तो कहाँ होता है? ऑप्शन क्रिएट करें। ल्यूकोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में और एमाइलोप्लास्ट में। अच्छा यार, मैंने हाथ खड़े करने के लिए बोला है ना। चलो क्वेश्चन को अलग कर देते हैं, नॉलेज के लिए था ये तो। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पता है सबको?
कितने ग्राम हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है? 14 से 16 ग्राम, 12 से 14 ग्राम, 12 से 16 ग्राम, या कोई नहीं? कोई हाथ ऊपर खड़े करो, उसके बाद बोलो। 12 से 14, 12 से 16 और 12 से 15 कर लीजिए, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। कौन से वाला करेक्ट है बोलो? 12 से, ठीक है, इसका लिख दो, रजत का लिख दो, किसी का भी रजत का लिख दो, लिख दो रजत का, रजत रजत लिख दो। हमारे ब्लड के अंदर 4 चीजें मिलती हैं, 4 तरीके की सेल्स मिलती हैं। कोई बता पाएगा नाम? हाथ खड़े कर लो अपने। हाँ बताओ। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? अच्छा, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ठीक सर, नंबर दे दो, नंबर दे दो। बढ़िया बता आंसर, बढ़िया। देखो वही वाली ताली बजाओ, बजाओ। बस बस। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? अभी हाथ खड़े करेंगे सब। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है स्वस्थ व्यक्ति में? यार ऑप्शन क्यों पूछ रहे हो? तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन। 800 है, 500 है, 550 है, 600 है। तुम्हारा आंसर बताओ, आंसर। हाँ तुम्हारा 640 तो ऑप्शन में नहीं है, 550 सबके गलत हैं। ठीक है, 600 मांसपेशियां होती है स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है, ओके। वो 640 बोल रहा था। ठीक है, मच्छर के काटने से कोई भी 3 बीमारियां बता दो। नाम बताने सिर्फ, बोलेगा नहीं कोई। ठीक है सर, लिख दो, लिख दो, लिख दो। विपिन, विपिन लिख दो सर, विपिन। क्वेश्चन चेंज कर दें? अच्छा, और बताइए, और पूछे कुछ? और आप ये बताइए, साइंस के अंदर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्लैंड मानव शरीर में सबसे बड़ी, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन क्रिएट करते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, लीवर या पैनक्रियाज? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीवर है ना। ठीक है, तो लीवर कितने ग्राम का होता है ये बता दो मुझे। 1100 से 1500 ग्राम, 1200 से 1500 ग्राम, 1400 से 1500 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। एक एक हाथ खड़ा करके, एक 1100 से 1500, आगे 12 से 1500, आगे 12 से 1500, आगे। सर इस लड़के का लिख दीजिए, ये लड़का जो है, क्या नाम है? विनय लिख दीजिए सर। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये बोलने के लिए थोड़ी बोला है, सभी को पता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को उठा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, अभी सबको पता चल गया ना मांसपेशी कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 600 होती हैं। 600 मांसपेशियां, मसल्स होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आपके मुंह में पानी आ जाता है जब कोई स्पाइसी चीज देखते हो आप, वो क्यों आ जाता है? अच्छा, तो अब किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? खाने के लिए आने वाला सोच के। अच्छा ठीक है, ठीक है। लार ग्रंथि के कारण होते हैं, आपके माउथ में एक लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलता है। ठीक है, लाला रस निकलता है। ठीक है, ओके। और बताइए, प्लाज्मा में क्या क्या मिल सकता है आपको? प्लाज्मा में आपने पढ़ा, प्लाज्मा कभी पढ़ा हो किसी ने? प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, सुन लो यार, ऑप्शन तो सुन लो, पहले हार मान गए।
क्या हो सकता है? अंदाजे से सोचो, क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अच्छा, किसी को पता प्रोटीन कौन सी होती है? पता है? चलो छोड़ो। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन्स, एल्बुमिन, 3 तरीके की प्रोटीन होती है। ठीक है, खैर नाम तो डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल मिलती है, कोशिका मिलती है, सबसे बड़ी होती है। सर उसका नाम लिख दीजिए। इसका नाम अमित। अमित पौधे के अंदर खाने को पहुंचाने के लिए एक ऊतक यूज किया जाता है, एक टिश्यू यूज किया जाता है पौधे के अंदर खाने को पहुंचाने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? मतलब टिश्यू को क्या बोलते हैं? उसको जाइलम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, पैरेन्काइमा बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। सर उसका नाम लिख दीजिए। क्या नाम है? हर्ष। 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 आरबीसी का साइज कितना होता है? लगभग 8 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर, 20। सर इसका लिख दीजिए नाम, इसका विनय का। मानव पाचन तंत्र के किन्हीं 5 हिस्सों के नाम बता पाएगा कोई, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? पाचन तंत्र के, आप भाई खाना खाते हो, पाचन तंत्र आपके पास है अवेलेबल, ठीक है? काम क्या है पहली बात तो ये बताना है मेरे को, और 5 हिस्सों के नाम बताने पाचन तंत्र के। बताओ, देखो सबने पढ़ रखा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो खाने की टुकड़ी बनाकर अंदर जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, खाद नली। खाने के उसके बाद खाद नली से खाना नीचे अंदर उतरता है नली में, उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय में खाना पचता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद फिर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर गुदा द्वारा निकल जाता है, बाहर गुदा द्वारा। हाँ मतलब डिफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो यही वाली माउथ से होता हुआ फिर आपका कहाँ जाएगा? इजोफेगस, खाने की नली, खाने की नली से होता हुआ फिर आपका स्टमक यानी अमाशय, अमाशय से होता हुआ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत से होता हुआ फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत में आपका वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लांट जो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले बताएंगे अपनी बात। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। सर लिख दीजिए हर्ष का नाम। हर्ष, बस एक दो क्वेश्चन और बस करते हैं। ओके ठीक है, और बताइए, और किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहें बताओ, कौन से टॉपिक से पूछूं? आके पूछ लो ना, आके पूछ। अरे आसान है। नहीं, किसी ने बोला, किसी ने बोला। हाँ सही। इससे पहले थी नहीं जीरो, बताइए। हाँ सर नहीं। नहीं जीरो का आविष्कार किसने किया? नाम लिख दो, क्या नाम है? अभिदेश। किसने बताया? माइक। हाँ भाई, 2 सवालों का जवाब तुम कंफ्यूज रहते हो। अगर पूछते हैं ना कि हमारी शिक्षिका कौन है, बताइए, प्रथम शिक्षिका, लोग क्या कहते हैं? लेकिन और लोग सरस्वती को बोलते हैं ना, हमारे टीचर। लेकिन आप जानते हो सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? किसी को पता है? नहीं पता ना, तो इसलिए जो हमें जानकारी नहीं होती ना, कभी कभार हम ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सी चीजें कल्पना करके बताई है। अब ये ही नहीं पता हमें आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, पता है किसी को? जीरो तो वर्षों से चलती आ रही है।
महाभारत को कितने समय हो गया बताइए? 2000 साल महाभारत को। अच्छा ये बताइए उसके कितने पुत्र थे? कौरव कितने भाई थे? 5 पांडव थे। कौरव कितने थे? 100 में कितनी जीरो आती हैं? तो जीरो तो तब भी थी। ठीक है ना? तो इस पे थोड़ा रिसर्च करें क्वेश्चन पे, क्या वाकई आर्यभट्ट ने खोज की है? क्योंकि अंग्रेज लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट ने किया है। किसी अंग्रेज से पूछना आप लोग, अंग्रेज तो इतने एडवांस है, बहुत पुराने एडवांस है। उनसे एक बार क्वेश्चन पूछना इंटरनेशनल लेवल पर कि बताइए जीरो की खोज किसने की। ठीक है ना? हाँ, तो ये भी कंफ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? हमने कहा था रोचक क्वेश्चन हो ना, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। चलो आगे चलें। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल में? नहीं, देश देश पूरी दुनिया में क्षेत्रफल में। रूस। हाँ, किसने बोला? हाँ, क्या नाम है? सही है। नहीं, रूस क्षेत्रफल में। हाँ जी, रसिया। नेक्स्ट। अच्छा, और जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा? चीन। हाँ, दूसरे नंबर पे? तीसरे पे? नहीं, रूस नहीं है। अमेरिका। और कुल कितनी आबादी है अमेरिका की बताओ? अमेरिका की आबादी कितनी है? हाँ बताओ। मेरे को पता है। नहीं, 33 किसने बोला? हाँ, 33 करोड़। अच्छा, चीन की पॉपुलेशन कितनी है? 260 नहीं, भारत से थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत थोड़ी सी। 144 करोड़। अच्छा। हमारी दुनिया में टोटल कितने देश हैं? अंदाजा बता दो, अंदाजा। हाँ, इतने ही है। नहीं, 200 के आसपास है। हम अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? जापान। सबसे कम सिर्फ 10,000। वो अलग कोने में बसा हुआ है एक। वेटिकन सिटी। वेटिकन, हाँ। विटामिन की कमी से होती है? हाथ खड़े करेंगे सब। किस विटामिन की कमी से होती है? देखो कारण भी बताना और ये भी बताना मुझे फिर वो मिलता किससे है। ठीक है, बताओ किस विटामिन की कमी से आंखों में कमी होती है? इट मीन्स रोशनी कमजोर हो जाती है व्यक्ति की। बता पाएगा कोई? ऑप्शन विटामिन के, बी, ए। हर्ष का नाम लिख दो, हर्ष का लिखवा दो। विटामिन ए किस में मिलता है? खाने की किन चीजों में मिलता है? हाँ, मिर्च में विटामिन ए बताओ। हेल्दी का देखो। हाँ, विटामिन ए किन चीजों में मिलता है जिससे आपकी आंखें स्वस्थ हो सकती हैं? तो दूध में कैल्शियम नहीं होता, खाली विटामिन है। अच्छा, चलो फ्रूट्स को ले लो। फ्रूट्स में कौन सा प्रीफर करोगे? ऑरेंज को? नहीं, जितने भी देखो, एक आसान चीज बता देता हूँ। विटामिन सी होता है उनमें। खट्टी चीजें जितनी मिलती हैं विटामिन सी होती है। ठीक है। दूसरी बात, विटामिन ए मिलता है आपको मछली में मिल जाएगा। आपने देखा होगा जिनकी आंखें कमजोर हो जाती है, मछली के कैप्सूल दिए जाते हैं उन लोगों को।
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कुछ चीज़। चलो जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी ये क्विज प्रतियोगिता हुई है अभी, और इसमें अच्छी तरह तैयार होके आया करो और एकदम जवाब देना। जो जल्दी जवाब देगा ना उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, अब 2 बार हो चुका है ना, अभी इसके आगे हम बढ़ाते हैं प्रोग्राम। अब मैं मयंक से अनुरोध करूंगा, मयंक आया 12th आई मयंक, और हमें कुछ जानकारी दे, सामान्य जानकारी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में ही बताए, ठीक है ना मयंक कुमार। सभी सावित्रीबाई के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सावित्रीबाई ने जब पढ़ने की मतलब शुरुआत की थी, उस समय में ज्योतिबा फूले जो उनके पति थे, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और जब उन लोगों की जब शादी हुई थी ना, तो उन मतलब जो ज्योतिबा फूले जब उन्हें अपने घर में लेकर गए थे, तो उनके माँ बाप ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया था। तभी उन्होंने मतलब अपना घर बार वो छोड़ के अपनी एक नई गृहस्थी बसाई, और वहाँ पर मतलब जाने के बाद अपना एक तरह से सावित्रीबाई जो थी, उन्होंने अपने आप ही शिक्षा ग्रहण की अपने पति से, ज्योतिबा फूले से, और अपनी जो आसपास की जो महिलाएं थी उन्हें भी शिक्षाएं दी, और काफ़ी सारे स्कूल वगैरह, स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बनाए, जिनसे आज हमारे देश की लड़कियां जो हैं आगे उन्नति की ओर बढ़ रही हैं। धन्यवाद। सबको कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है ना, सबका नंबर आएगा। और इसी कड़ी में अब मैं बुलाऊंगा, हाँ आ जाए, अभिदेश आए और 2 बातें हमें बताएं, ठीक है ना। ऐसा आवाज नहीं आएगी। जैसे कि आप जानते हैं, सावित्रीबाई फुले ने हम जो इतना संघर्ष करा पढ़ाई के लिए, जिस वजह से आज हम यहाँ पढ़ाई जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वह उन्हीं के बदौलत कर रहे हैं। आप इतनी पढ़ाई जो उन लोगों ने जो हमारे लिए इतना संघर्ष करा, इतने मुसीबतों से अपना मतलब जो पढ़ लिख के जो इतना बड़ा वो खड़ा करा है, बस। बहुत बढ़िया, चलो ताली बजाइए। और कोई बोलना चाहे हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के बारे में। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, और ये लाइन से बैठे इधर उधर कैसे हो गए, काउंट के जा रहे हैं बच्चे, बाहर नहीं जाएगा कोई भी, बैठिए, थोड़ा पीछे को बेटे, पीछे को। देखिए नया वर्ष शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके साल गुजर जाती है, और हम यही कामना करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, ठीक है ना। नए वर्ष में लोगों से बात कीजिए, मैसेज करिए और फ़ोन पे बात करिए, और उनको शुभकामनाएं दें कि नया साल मुबारक हो और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए नए साल, ठीक है ना। बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, अब बाहर उठ के ना जाए बिना वजह, बाहर बैठिए, ठीक है ना, बाहर ना खड़े हो बिल्कुल भी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शौर्य दिवस है। आज ही के दिन एक ऐतिहासिक जो है कि आज जो दिन है 1 जनवरी है, आज एक ऐतिहासिक दिन और भी है जो माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आज ही के दिन 1 जनवरी 1848 में जो कि महिलाओं के लिए वो एक पाठशाला खोले थे। आज ही का दिन वो ऐतिहासिक दिन है, और आज ही के दिन जो है कि 500 महार जो थे 28 पेशवाओं को मार गिराए थे। तो एक जो है कि अपने आप में वो सम्मान गौरव की बात है, और वो लोग जो महार जात से थे वो लोग भी ये सोच सकते थे कि हम अछूत हैं। उस समय जो है कि अंग्रेज लोग जब आए थे भारत में, तो लोग गुलाम जो है कि हम लोगों को जो है कि गुलामी की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस तबके जो है कि भारत में एक तबका जो है गुलाम की दौर से वो खुद गुजर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि वो महार जात है, वो लोग खुद जो है कि पेशवा जो थे उस लोगों के ऊपर एक लागू जो है कि कर दिए थे, मार्शल
इल्ला जो है कि ये मार्शल इल्ला वही है कि जो गले में मटकी और कमर में झाड़ू लटका दिए थे, ताकि उन लोगों को इन लोगों का जो पद चिन्ह है वो ज़मीन पे ना पड़े, इसीलिए उनके कमर में झाड़ू बांध देते थे, ताकि वो चले तो जो है कि उसी झाड़ू से वो निशान मिटता जाए, और कमर में जो है कि गले में जो मटका लटका देते थे, ताकि वो थूके तो जो है कि थूक उनका नीचे ना गिरे। तो ये जो है कि जो महार जात से थे वो लोग जो है कि अंग्रेज़ों से मिले और बात किए कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। तो अंग्रेज़ों से मिल के वो जो है कि 28,000 पेशवाओं को लोग मार गिराते हैं, और अपने आप में वो लोग एक जो है कि मैसेज देते हैं कि जो आज हमें अछूत कह के और नीच कह के सभी लोग हमें अपमानित करते हैं, कमर में झाड़ू और गले में मटकी लटका दिए हैं। तो आज ही का दिन वो ऐतिहासिक दिन है, और जो है कि वो लोग सबको एक संदेश देते हैं कि जिस तरह से हमें ये लोग रखते हैं, जो पेशवा लोग रहते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो लोग जिस तरह से अछूत लोगों को रखते थे, वो लोग एक मैसेज देते हैं कि अछूत भी कुछ कर सकता है। तो आज ही के दिन वो लोग एक जो है कि मैसेज पूरे भारत में देते हैं कि कितना भी कम हम लोग रहेंगे, अगर हम लोग अपने पे आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं 28,000 लोग और 500 लोग बहुत कम है, लेकिन 500 लोग वो लोग अपने पे जब आ गए तो 28,000 पेशवाओं को लोग खून की नदियाँ बहा देते हैं और 28 लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। तो एक उन लोगों के अंदर गौरव की बात है कि अगर जिस तरह से अभी आप लोग ही की एक उदाहरण दे दें, जिस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं जो है कि अपने आप को उत्तेजित करने के लिए, तो ये बहुत ही गौरवशाली। मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ कि वहाँ युवा बच्चे बहुत ही कम रहते हैं। जो है कि बुजुर्ग लोग आते हैं लेकिन युवा बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो, आज यहाँ पे आई हूँ, मुझे खुशी हुई कि यहाँ कोई भी बुजुर्ग ऐसा नहीं है, आप सभी लोग युवा ही बच्चे हैं। क्योंकि जब युवा बच्चे जो है कि आगे बढ़ेंगे तो क्रांति लाएंगे, और जो बुजुर्ग जो रहेंगे वो तो कुछ ही दिन के लिए रहेंगे, लेकिन युवा बच्चे जो रहेंगे वो काफ़ी दिन तक जाएंगे और अपना इतिहास जानेंगे, तो लोगों को भी बताएंगे, समझाएंगे। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि अपना इतिहास जितना भी हो सके अपने इतिहास को जानो और लोगों तक पहुँचाओ। और बाबा साहब का सबसे बड़ा मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो शिक्षा। बाबा साहब ये भी कहेंगे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी जितना हो सके आप लोग पढ़ें और लोगों को बताएं, समझाएं। और जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष की, गोबर कीचड़ मिट्टी सब कुछ सही, लेकिन वो संघर्ष करना नहीं छोड़ी। उनके ऊपर यहाँ तक कि गोबर भी फेंक देते थे, उनका मजाक भी बनाते थे। लेकिन ज्योतिबा फुले जो थे एक साड़ी उनको देते थे, बोलते थे कि आप ऐसे निराश मत होइए, आप को साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो साड़ी देते हैं तो बोलते हैं कि ये साड़ी आप किस लिए मुझे दे रहे हैं। तब ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि आपको इस साड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप अगर ऐसे जाओगी तो स्कूल में बच्चों को कैसे शिक्षित करोगी। तो ज्योतिबा फुले की सावित्रीबाई फुले के ऊपर जब कीचड़ गोबर जब पड़ता है तो बीच रास्ते में वो साड़ी चेंज करके जाती हैं, बच्चों को बताती समझाती है। तो जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष करके इतना तपस्या किए और लोगों को घर घर जाके महिलाओं को और बच्चों को बताने समझाने का और प्रयास किए और शिक्षित करने की जो कि प्रयास की, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को बस आप लोग शिक्षित बने और संघर्ष करिए। बस मेरी यही एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के बीच में, युवा बच्चों के बीच में। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच में एक साथी हर्ष विहार से आए हैं। साथी जो हर्ष विहार से आए हैं उनसे निवेदन है थोड़ा खड़े हो जाए वे और थोड़ा परिचय भी देंगे अपना। आ जाएंगे इधर आ जाइए सर आप। मेरा नाम कृषांत कुमार बौद्ध है, जैसे कि यहाँ पे सारे बच्चे जानते होंगे। और काफ़ी टाइम पहले हम मिले थे, है ना, 15-20 दिन हो गए, उसके बाद मिल नहीं पाए दोबारा। मेरा नाम आपको पता ही है, मैं हर्ष विहार से हूँ और अभी कुछ समय से हमारा उठना बैठना साथ में हुआ है।
बुद्ध विहार जो जौहरीपुर में नागार्जुन बुद्ध विहार, वहाँ के बंते जी के थ्रू मेरी जान पहचान, या मैं कहूँ अपने समाज की जान पहचान मेरे छोटे भाइयों से हुई है। और हमारे जो गुरुजी हैं हेमचंद सर, इनके माध्यम से मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। और ये जो आज का दिवस है शौर्य दिवस, एक हमारे समाज में एक अलग ही पहचान है शौर्य दिवस की। आप सबको पता होगा, जैसे कि आपको मैडम ने भी बताया था कि 500 महारों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी अपनी, आप सब ने पढ़ा होगा इतिहास अपना। तो पेशवाओं के साथ जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई किसी भूख प्यास को लेकर के नहीं थी, वो लड़ाई एक स्वतंत्रता की थी। कि हमने अभी तक जो आज़ादी की लड़ाई सुनी होगी कि लोग लड़ते रहे, अधिकार पाए, ये लड़ाई ऐसी थी जिसका कुछ मुकाबला ही नहीं था। एक होता है ना कि जैसे कि सामने 10 बंदे खड़े हैं और अकेला इंसान खड़ा है, ठीक है, तो कहता है कि भाई नहीं, ज़रूरी नहीं है, पिट जाएंगे, ठीक है, मर सकता है, जान से मार सकते हैं। पर जो महार थे, जो महाराष्ट्र के थे, जिनका राष्ट्र ही पूरा महारों का था, महाराष्ट्र को महारों के राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते होंगे। बट अगर आप कल्पना करोगे कि एक अकेला इंसान 56 आदमियों से लड़ा था, आप इस बात को इमेजिन नहीं कर पाओगे। 28,000 पेशवाओं से 500 महार लड़े थे। अगर हम 28,000 को 500 से डिवाइड करते हैं तो 56 का आंसर आता है, यानी एक महार 56 पेशवाओं के बराबर था। तो वो जो 56 इंच का सीना है वो हमारे महारों का है, किसी तिलकधारी या जनेऊधारी का नहीं है। तो इस बात को आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे समाज में भी ऐसे शूरवीर रहे हैं जो भूखे प्यासे लड़े थे। 40 किलोमीटर तक खदेड़ा था उनको उनके दायरे के अंदर, और जो उन्होंने समाज का हिस्सा या जो ज़मीन है या जो हमारे अधिकार हैं उन्होंने हमसे छीने थे, वो वापस लिए थे लड़ करके। सिर्फ किस बात पर? आज़ादी की, गुलामी की बेड़ियाँ इतनी होती है, अगर किसी आदमी को आप गुलाम बना के रखो तो वो अंदर अंदर घुटता रहता है। और हमारा तो 3000 साल पुराना इतिहास है, हम 3000 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जब मौका मिला उन्होंने दाव मारा और सारे गिरा दिए। तो सबको मौका मिलता है ज़िंदगी में दाव खेलने का, पर ये डिपेंड करता है कि आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। बाबा साहेब को मौका मिला था, उन्होंने संविधान लिखा था, सारी ज़िंदगी पढ़ाई करी उन्होंने समाज की, ठीक है। जब मौका मिला तो जब उन्हें लगा कि मेरे बाद भी कुछ रहना चाहिए तो उन्होंने संविधान लिख दिया। आज हम सिर्फ संविधान के पीछे ना खड़े होकर के हम किसी व्यक्ति के पीछे खड़े हैं, जबकि हमारे बाबा साहब ने हमें इंडिविजुअल को मजबूत बनाया है कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, है ना। हम ढूंढते हैं ना कोई संगठन ढूंढते हैं हम कि कोई भी संगठन हो जुड़ जाए, बट हम पढ़ना नहीं जानते। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, अपने इतिहास को नहीं जानोगे, तो आप किसी भी संगठन से जुड़ जाओ, मजबूत नहीं रहोगे। एक इंसान का स्वतंत्र रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी पढ़ाई आपको देती है। एक पढ़ाई होती है एकेडमिक, एक पढ़ाई होती है सामाजिक। तो बाबा साहब ने हमेशा सामाजिक पढ़ाई के बारे में आपको जागरूक होने के लिए बोला है। इसी तरह पढ़ लिख करके संगठित होते रहो, अपने पर्व को जानो कि हमारे पर्व कौन से हैं, दुश्मनों के कौन से हैं, कौन से हमें मनाने हैं, कौन से नहीं मनाने हैं। अब से 2 दिन बाद माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, 3 अप्रैल माता सावित्रीबाई, 3 जनवरी। तो हमारे समाज की पहली शिक्षिका और पहली प्रिंसिपल पूरे भारत की, जिसने समाज की सभी औरतों को जात पात का भेदभाव ना देखते हुए पढ़ाया लिखाया। और जितने भी आज हमारे समाज की लड़कियां या दूसरे समाज की लड़कियां पढ़ लिख करके शिक्षा हासिल कर पा रही हैं, वो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की वजह से। कोई शिक्षा की देवी सरस्वती वगैरह नहीं है, हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं। तो हम उनके एहसानमंद हैं। और शौर्य दिवस है, इसकी आपको शुभकामनाएं, जो एक अलग ही पहचान रखता है हमारे समाज में। और माता का जो जन्मदिन है उसकी भी आपको शुभकामनाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। साधुवाद आपका मेरे को सुनने के लिए। जैसे कि आप जानते हो और मैसेज भी भेजते रहते हैं आप, ठीक है ना, सभी जानते हैं। और कांटेक्ट भी किया करो। आज प्रोग्राम वहाँ अजंता बुद्ध विहार में भी था, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए, यह एक प्रोग्राम और था, इसलिए
पढ़ जाओ। तो अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुलशन से अनुरोध करूंगा कि गुलशन आए और हमें शौर्य दिवस के बारे में कुछ जानकारी दें। गुलशन कुमार, 3 तालियां बजा के स्वागत किया करो। नहीं बजाते नहीं, पहले ताली बजा दो जोर से, ठीक है, कंजूसी मत करो। अरे तेज बजा दो भाई, हाथ कभी और तेज। थोड़ा पता तो चले गली मोहल्ले को कि यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि सर ने बोला, कृषांत सर ने और मैम ने भी आपको बताया कि आज शौर्य दिवस है। तो शौर्य दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो कोरेगांव से हुई थी। अभी भीम कोरेगांव, क्या बोलते हैं इसको, भीमा कोरेगांव। तो भीमा जो है नदी है वहाँ पर, क्या है, भीमा नदी के तट पर है ये गाँव कोरेगांव। कौन सा गाँव, कोरेगांव, ठीक है। तो वहाँ की बात है। अभी बात कैसे स्टार्ट होती है, मतलब कि 500 महार थे जो हमारे दलित समाज के थे। तो उन्होंने मतलब 28,000 ब्राह्मण जातीय सेना को हरा दिया। तो ये शुरुआत होती है कि जब वो इतना स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, ब्राह्मण जाति के मतलब जो भी पेशवा के महाराज थे उस टाइम पे, बाजीराव द्वितीय थे, राघवनाथ राव के बेटे, सन 1700 के दशक की बात है ये। तो उस दौरान की बात है। तो उस टाइम पर क्या था कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी मतलब लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा उन्हें शोषण किया जा रहा था हर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो उन्होंने मतलब मांग रखी बाजीराव पेशवा से कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे अधिकारों को और हमारे सम्मान को तो आप दे दीजिए। मतलब जो आप हमसे कहते हो कि आप मतलब हांडी गले में डाल कर रहिए, ठीक है, कमर पर अपने बांध लीजिए आप झाड़ू को। तो मतलब वो जो था मतलब भेदभाव की स्थिति थी, वो अपने आप को सुपरफिशियल और हमको क्या समझते थे, बैकवर्ड, बिल्कुल लो लेवल पर जाकर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा अधिकार दे देते हो हमें। तो उस समय की बात ये भी है कि अंग्रेज उसी शासन में आए थे, अंग्रेज उसी शासन काल में आए थे 1700 के दशक में, ठीक है, 1800 के दशक की बात है जब। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, अंग्रेजों ने पहले हमला भी किया पेशवा बाजीराव सरकार उसके ऊपर, राजा की सेना के ऊपर, लेकिन वह हरा नहीं पाए अंग्रेज। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे उन्हें पता चला कि हाँ भाई अंग्रेज ने हमला किया है, तो उन्होंने कहा कि महाराव ने कि ऐसा करते हैं सर, मतलब राजा साहब, मतलब जो भी, उन्होंने कहा कि आप हमें दे दीजिए ऑर्डर कि हम उनको मतलब सर कलम करके उनको हरा कर उनको कुल मिला के हम यहाँ से भगा देंगे और आप हमारे अधिकार दे देना हमें बदले में। मतलब कंडीशन क्या रखी थी कि आप हमारे अधिकार हमें दोगे, हमारा सम्मान हमें दोगे, और बदले में हम जो अंग्रेज आएंगे उनको हम भगा के मतलब यहाँ से मार के भगा देंगे। लेकिन जब ये बात सुनी पेशवा बाजीराव ने, तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब तुम्हें हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। उनका मानना ये था कि हम तुम्हें मतलब इतना लो समझते थे हम लोगों को कि वो, उन्होंने कहा कि बिल्कुल 1 ज़मीन का हिस्सा, समझ रहे हो, उन्होंने कहा 1 इंच ज़मीन तक नहीं दी जाएगी। तो उस टाइम पर एक वो हुआ करते थे जो वहाँ पर पहुँचे थे, नवयुवक पहुँचे थे महार समाज के ही। तो उस टाइम पर उनका नाम था सिद्धनायक नाम है। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कमिटमेंट कर दी वहाँ पर एक जाकर, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा है कि अब आपने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हम अंग्रेज़ों के साथ मिलकर और आपके राजपाट को ध्वस्त करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाया और मिले अंग्रेज़ों के साथ, और उसके बाद फाइनली लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद कई दिनों तक भूखे रहे, प्यासे रहे, कई किलोमीटर तक का सफ़र तय किया, और कोरेगांव का जो युद्ध स्थल है वहाँ पर जाकर लड़ाई रही, 7 दिनों तक लड़ाई चली, ठीक है। और मतलब ये था, उनको अपने माइंड में यही बात थी कि बस कैसे भी करके हमें इन बेड़ियों को काटना है, बस कैसे ही करके दूर हो जाए उन सब चीज़ों से कि जो बहुत मतलब शोषण वाली स्थिति रहती है ना, उन चीज़ों को लेकर। तो इस तरीके से 28,000, जैसे सर ने बोला कि प्रपोर्शन को देखें तो एक व्यक्ति 56 लोगों को संभाल रहा है, तो ठीक है, बहुत बड़ा प्रपोर्शन हो जाता है अपने आप में। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि बहुत बड़ा बलिदान दिया उन लोगों ने। और उनकी याद में बाबा साहब हर साल 1 तारीख को कोरेगांव में जाकर एक स्तंभ बनाया गया उन लोगों के लिए। उसमें क्या है कि उन लोगों के जिन शहीदों ने अपनी अपनी बलिदान दिए हैं इस कार्य के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के लिए, उनके नाम उस स्तंभ पर लगाए गए हैं, मतलब गड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है।
खुदे हुए हैं, उनके नाम बाकायदा लिखे हुए हैं, उनको सम्मान दिया जाता है और हर साल बाबा साहब वहाँ पहुँचते थे और उनको क्या करते थे, श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। जय भीम, नमः बुद्धाय। थे क्या मानते थे? अछूत। जैसा कि अभी बताया गुलशन कुमार ने, पहले पेशवाओं का शासन था, पेशवा बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, वो इस समाज के लिए बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो जब इतना बुरा व्यवहार करते थे तो अछूत लोगों ने मांग की कि भाई हमें कैसे, हमें अपने अधिकार दो और हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पेशवा ने क्या बोला, पेशवा द्वितीय ने, कि तुम तो हमारी पैरों की जूती हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते अधिकार। अब उसके बाद वो फिर अंग्रेजों के पास गए कि अगर तुम हमें अधिकार दे दोगे ना, हमें जीने का अधिकार मिल जाएगा ना यार सही ढंग से, हमें अधिकार दे दोगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। फिर तो अंग्रेजों ने कहा हम आपको अधिकार देंगे, हम आपको एजुकेशन का अधिकार देंगे, हम आपको मंदिरों में जाने का अधिकार देंगे, बस हमारा सहयोग करना है। तो इस तरह उनके अंदर जो जोश भरा हुआ था। और देखिए पेशवाओं की सेना 20,000 तो घुड़सवार थे, कम होते हैं क्या 20,000, और 8,000 लोग पैदल थे। उनको परास्त करना केवल 500 लोगों ने परास्त किया। तो ये घटना अपने आप में बहुत दुर्लभ घटना थी देखा जाए। उस घटना को हम लोग जाने, देखें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा जानकारी है, उसको जाने और अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें, ठीक है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए एजुकेशन है, शिक्षा। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा केवल कि उन्हीं को शिक्षा मिलनी चाहिए जो अछूत हैं, जो महार हैं, उन्होंने कहा सभी एजुकेटेड बने। और ये भी कहा उन्होंने, इस देश का जब सुधार होगा, जब विकास माना जाएगा, जब मंदिरों की बजाय लाइब्रेरी में लाइन लगेगी पढ़ने के लिए, तब इस देश का विकास होगा। तो इतनी बड़ी बात कही डॉक्टर अंबेडकर ने, सभी के लिए क्या, महिलाओं के लिए अधिकार दिए। आज जो तुम्हारे पापा 8 घंटे काम करते हैं जाके फैक्ट्रियों में, पहले 14 घंटे काम करना होता था, 14 घंटे काम करना होता था। 8 घंटे काम करने की आज़ादी डॉक्टर अंबेडकर ने दी। अब कोई महिला अगर नौकरी कर रही है, उसके बच्चा हो जाता है, तो उसको 6 महीने का रेस्ट मिलेगा और तनख्वाह भी पूरी मिलेगी। तो ये राइट डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। इसके अलावा विधवा, जो बचपन में विधवा हो जाती थी, वो शादी नहीं कर सकती थी आजीवन, उसको शादी करने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिया। हिंदू कोड बिल बोलते हैं इसे, जानते हैं ना हिंदू कोड बिल? हाँ, हिंदू कोड बिल, ठीक है ना। तो इस तरह की जानकारी आप जानिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनका जीवन संघर्ष पढ़ें, किस तरह उन्हें कहा तुम्हारे पास अपने बर्तन बेच दो, अगर किताब नहीं है तो किताब खरीदो, चाहे तुम्हें हाथ में रोटी खानी पड़े, अपने बर्तन बेच दो, लेकिन शिक्षा का हाथ कभी मत छोड़ो, शिक्षा का साथ कभी मत छोड़ो, बुक्स खरीदो पढ़ने के लिए। तो आप लोगों के लिए तो इतनी सुविधा है, इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेज हैं, ठीक है ना, इतनी लाइब्रेरीज खुली हुई हैं, तो मेहनत करें और उनके रास्ते पर चलें, ठीक है ना। बुद्ध का मार्ग शांति का मार्ग है। बुद्ध के मार्ग जो हमें शांति का रास्ता दिखाता है, हमें नफरत दूर करना सिखाता है, शांति की ओर ले जाता है। तो बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लीजिए और आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की शिक्षा में कोई कर्म कांड नहीं है, कोई भी पाखंड नहीं है, कोई भी भ्रमजाल नहीं है। जिस प्रकार गन्ना ऊपर से भी मीठा होता है, बीच में से भी होता है, लास्ट में भी होता है, तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में PhD होती है, एजुकेशन MA BA बुद्ध की शिक्षाओं में, बुद्धिज्म में, ठीक है ना। उसमें रिसर्च करिए, उन्हें पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाएं, ठीक है ना। केवल घर में ना रहें, समाज में भी निकलें, समाज में लोगों से नमस्ते करें, आस पड़ोस में नमस्ते करें, आस पड़ोस के लोगों से मिलें और जानकारी हासिल करें और बुरी आदतों से दूर रहें, ठीक है ना। और इसके अलावा और कोई स्टूडेंट बोलना चाहे तो बता सकता है, ठीक है ना। अगर कोई बोलना चाहे स्वेच्छा से, कोई आना चाहे, मौका है, बोलना चाहे। विनय कुछ बोलना है? आ जा, आए बिना कुछ बताए, ठीक है ना, आ जाओ। चलो चलो चलो,
ये बुद्ध विहार में रेगुलर जाते हैं, संडे को भी यहाँ भी आते हैं और ये बचपन से ही देखिए बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम विनय कुमार गौतम है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ और मैं जौहरीपुर में रहता हूँ, खजानी नगर। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक संविधान रचे। संविधान बनाने में उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था और उनका जन्म 1891 में हुआ था 14 अप्रैल, और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। और ठीक है, बहुत बढ़िया। साधु साधु। एक बार पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुजन पत्रकारिता करता हूँ और 20 साल उम्र है मेरी। और ये भी बता दूं कि जब मैं बहुजन पत्रकारिता में उतरा था उस टाइम पे मेरी उम्र 18 साल थी। उससे पहले मैं एक संगठन में भी रहा था, भीम आर्मी जैसे संगठन में 17 साल की उम्र में। और उसके बाद में SC/ST वेलफेयर में भी रहा। मतलब वैसे नहीं था मैं संवैधानिक रूप से, बाकी ये था कि उस मीटिंग में मैं ज्वाइन रहता था कि भाई क्या होता है हमारे समाज के लिए, क्या क्या नीतियाँ होती है। तो बाकी यहाँ पर जितने भी युवा है और सभी से बस यही अपील करना चाहूँगा कि बहुजन समाज के सबसे ज़्यादा महापुरुषों को पढ़े और बाबा साहेब को पढ़े, सावित्रीबाई फुले जी को पढ़े और उनके विचारों से अवगत होते रहे। और यूट्यूब को देखा करें तो बहुजन समाज के चैनलों को ही देखा करें। मैं ये नहीं कहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि मेरे ही चैनल को देखें। हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्रेरणा स्रोत मैं अपने चैनल पर ना दिखा पाऊँ, क्योंकि कुछ अलग चैनल पर दिखा दूँ। मेरे चैनल का नाम तो समीक्षा संवाद है भाई। हाँ, समीक्षा संवाद। हाँ, बाकी लीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ राजेश जी बोलेंगे। राजेश जी जाइए, वही वाले। देखिए क्या सीखा तुमने, क्या सीखा तुमने। 1 2 3 एक बार और है ना, बजवाओ 2-3 बार। दोबारा से बजाओ भाई। एक बार और, एक बार और। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब राजेश जी अपने विचार। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे लिए ताली बजाई, क्योंकि मैं ताली बजाने लायक मुझे लगता नहीं है कि हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ही, हाँ बस इतना ही बोलूँगा कि हमारे समाज में जो लोग महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर तक सीमित रखते हैं, क्योंकि हमारे जो अभी बच्चे हैं यहाँ सारे बच्चे ही हैं, अभी इनकी शादियाँ भी होंगी। शादी होंगी तो ज़रूरी नहीं है कि शादी हो तो हम लोग उसको जो है सिर्फ एक घर के अंदर ही कैद करके रख दें, क्योंकि बाबा साहब जो हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। महिलाओं को आप घर से बाहर निकालेंगे तभी वो कुछ बन पाएंगी। हम अक्सर लड़कों को तो खुला छूट देते हैं, लड़कियों को जो है कहीं पे भी आने जाने में रोक टोक हर चीज़ के लिए। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए उनका, ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए जो मर्जी करें, ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि लड़कियां अगर सही रास्ते पर जाना चाहती हैं तो उसमें जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ, ये हमारी ये सुमन जी हैं जो कपड़ा पहन के आई हैं, ऐसे कपड़े में भी अगर निकल जाए ना तो 36 तरह की बातें लोग करते हैं। मतलब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर घूंघट करके रहें, सिंदूर डाल के रखें, बिछिया पहन के रहें तो ठीक है। नहीं तो इसके तो चाल चलन ठीक नहीं है, इसको तो उठने बैठने का तौर तरीका नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। लेकिन मेरे साथ रहते मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई कभी लगा ही नहीं कि इनके पास बात करने का तमीज़ नहीं है, किसी का ये लिहाज नहीं करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि
ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दिमाग में ये लाना नहीं चाहिए। जितना हो सके अपने घर की महिलाओं को, बहनों को, उनको शिक्षा के लिए जितना भी हो सके उनको आगे लाइए और कोशिश करिए कि अगर उनके अंदर कोई क्षमता है तो उसको बाहर निकालिए। वो क्षमता किसी भी प्रकार की हो सकती है, कला किसी भी प्रकार की हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार महिलाएं हैं तो वो गाना नहीं गाएंगी, महिलाएं हैं तो डांस नहीं करेंगी, महिलाएं हैं तो भाषण नहीं देंगी, महिलाएं हैं तो नेता नहीं बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं और ये हमारे देश की महिलाएं प्रूफ करके दिखा चुकी हैं। अभी देखिए हमारे समाज की महिलाएं गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं, भले वो सरकार नज़रअंदाज उनको कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जबान खोलकर हमारे आपके सामने खुलकर बोल नहीं सकती थी, वो महिलाएं जो है विदेश में जाती हैं और गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गर्व की बात है। और मैं कहता हूँ इस सरकार को कि शर्म की बात है ऐसे सरकार को कि जिसके लिए अभी अदर कास्ट किसी सवर्ण जाति की कोई महिला अगर गोल्ड मेडल जीत के लाती है, उसको जो है एयरपोर्ट पर जो है उसके स्वागत के लिए जो है फूल मालाएं लेकर नेता प्रधानमंत्री तक भी चले जाते हैं, कितने तो सांसद जितने भी होंगे बड़े बड़े अधिकारी सब के सब फूल माला के ढोल नगारे के साथ स्वागत करने के लिए। और हमारे देश की क्या प्रिया सिंह नाम था ना सुमन जी, हाँ, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं ये अभी कम से कम 50 साल जिएंगे और 50 साल अगर ये जातिवाद के खिलाफ काम करते हैं, अपनी शिक्षाओं के ऊपर काम करते हैं, जितना भी हो सके ये सब इन सब चीज़ों पर खासकर ध्यान दीजिए। और खासकर और अब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बाकी ये है कि अंधविश्वास, पाखंडवाद ये सब जो है दिमाग से थोड़ा सा कम निकाले और शिक्षाओं पर ही ज़्यादा ध्यान दें, विज्ञान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि जो है अंधविश्वास के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, बस अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए कुछ और अभी हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट है सर, वो भी यहाँ से मिल रहा है। देखिए प्राइज की कोई कीमत नहीं होती, एक मिनट, प्राइज की कोई कीमत नहीं है, ताली से स्वागत करें, ठीक है ना। चलो अपना फोन दे रहा हूँ, अभी एक मिनट, फोन एक मिनट, फोटो ठीक है ना, और फोटो ले लें, सामने देखें, ताली से स्वागत होता रहे। भाई आपको अभी समझाई थी, ताली 3 क्लैप्स को बनती है। 1 2 3 ऐसे बजाकर। हाँ, रजत का स्वागत करें 3 तालियों से। गुलशन जी आप काउंटिंग करा के बजवाएंगे, हाँ 3 क्लैप्स को, ठीक है। हाँ लीजिए। हाँ, जाति के नाम से सिंबल नहीं करेंगे कोई भी। शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाएं विनय। विनय, इन्होंने भी 2 क्वेश्चन बताए थे। विनय कुमार। 1 2 3 शाबाश, बहुत बढ़िया। और अब नाम आपके राजू। राजू वेद प्रकाश, राजू आए, राजू का स्वागत 3 तालियों से। बहुत बढ़िया। अमित आए, अमित कुमार, क्लास 10। आप भी आ जाओ, एक का आप दे दो, ये दे देंगे ना, एक का ही दे देंगे। आप मैडम भी दे दें, आप भी आ जाओ मैडम, आ जाओ, एक आप आ जाओ। शैलेंद्र आ जाए मैडम, आप दे दो, आप आकर दो, आप अपने हाथ में दे दो। तालियों से स्वागत फिर करते रहो। तुम्हारे हाथ में गर्माहट आती रहेगी। गुलशन जी, अब गुलशन आए,
और आपसे अनुरोध है आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप दे दो, आ जाओ राजेश जी आओ, राजेश जी आ जाओ, आ जाओ मैडम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ साहब। हाँ तो उधर ही चलिए ताली बजती रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हाँ आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। कृषांत आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ रो राज, आप आ जाओ, आप भी ठीक है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब जोश आया है, अब जोश आया बच्चों में। संजू आ जाए, संजू देखो संजू की उम्मीद नहीं थी फिर भी आ गया है। शाबाश, सबको झुक के नमन कर, सबको झुक के नमन कर। शाबाश, हाँ हो गया। और बचे कोई? अमित का हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए प्राइज की कोई वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। शाबाश, बहुत बढ़िया बैठे हैं। हाँ अब कुछ ही बचे हैं बच्चे। विनय हो गया, अमित हो गए, हाँ अभिदेश, अभिदेश आ जाए। चलिए ताली से स्वागत। आए थे उनका हो गया उनका भी बहुत बढ़िया। चलो चलो चलते। कृषांत आ जाए, कृषांत प्राइज ले लो। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो तो प्राइज के लायक है ही। सुमन बोध, हाँ सुमन बोध आ जाए, अब उनका करेंगे। अब चलो जी ये आप जो है ना हाथ उधर करो, सीधा करो, ठीक है। बाबा साहब शाबाश। पुनीत जी आ जाएं और इनका स्वागत करें। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चा आया जो साथ, आ जाए। क्या नाम है? शुभम आ जाए। शुभम हमारे आए हैं। हाँ बिल्कुल, शुभम भी हमारे गेस्ट है। कौन कीर्तिनगर से, कीर्तिनगर से। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7। बहुत बढ़िया, बजाते रहो ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। प्रोग्राम के आयोजक है ना सर, इनका हम सब मिलके करेंगे। लो माइक लो। फिर तो मैं भी आऊँगा। आ जाओ, आ जाओ। देखिए सर के लिए ना, सर के लिए 3 क्लैप्स को बजाएंगे। मैं काउंट के साथ, नहीं, काउंट के साथ शांत हो जाइए सब। मैं पहले 3 क्लैप्स बोलूंगा, 1 2 3 के साथ। 3 क्लैप्स गो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब पंसील ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 3,
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 बस। नहीं 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 नहीं, ये अब ऐसा है, बाकी जो बच्चे रह गए ना, वो वाला मेरा किसका है? हाँ, लो ना आप चलो कोई बात नहीं। लो ना। लो मैं सर को दे रहा हूँ, देखो अपनी अभी कोई बच्चा रह गया जिसमें वो ये नहीं मिला हो? कोई बच्चा रह गया? जो बच्चे रह गए उनके लिए है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन है? लो लो बेटा, ये भी लो। हाँ भाई, और कोई बच्चा रह गया कैलेंडर के लिए? है? आओ आप आओ, ये किताब भी लो। 3 क्लैप्स गो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तुम्हें मिल गया भाई? आप ले बेटा, और कोई रह गया? चलिए 3 क्लैप्स गो। ले बेटा, और कौन रह गया? तुम्हारा रह गया है? ये लो, आप भी लो बेटा, लो पकड़ो। 3 क्लैप्स गो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आइए आप मेरे साथ में। करेंगे गाने पे। हाँ, अरे डांस करना कोई बात नहीं है, मेरे साथ गाएं आप जो है, ठीक है ना? मेरे साथ गाओ सब लोग। इधर देखो भाई, ए बच्चों, अब वो देते रहो फ्रेशमेंट भी, कोई बात नहीं, खाते रहेंगे। अरे तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी, सर जी बंद हो गया, ये बंद हो गए। हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुमने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तुमने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तुमने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। दे उनको अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। कांपे सारे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी,
अमर रहेगी भीम कहानी, अमर रहेगा तेरा विधान, बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। शोषित तुमको शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते, शोषित तुमको शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते, करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान, तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।